अनुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कई बार आपसे चर्चा का मौका मिला है। आप एमओएस हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए, और बहुत सारे प्रयास, क्योंकि हम 2047 विजन की बात इस मंच से कर रहे हैं। जाहिर है कि मेडिकल का एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम चाहते हैं कि हम आसमां में सुराख कर दें, हम ऐसे बदलाव लेकर आए कि हमारा मेडिकल सिस्टम इतना मजबूत हो जाए कि हर एक अंतिम व्यक्ति तक इलाज की सुविधा उसके बेसिक राइट के तौर पर पहुंच पाए। जेपी नड्डा साहब थे, उनकी तरफ से काफी डिटेल में जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहती हूं, एमओएस होने के नाते किस तरीके से हम उस विजन ऑफ 2047 में हेल्थ के योगदान को देख रहे हैं। देखिए, विजन 2047 एक समृद्ध और विकसित भारत का विजन है। तो जब हम कहते हैं विकसित भारत, तो विकसित भारत की परिभाषा स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या हो, यानी 140 करोड़ का ये देश आज है और 2047 तक अगर हम सोचते अनुमान करें तो लगभग 167 करोड़ देश की आबादी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी आबादी की दुनिया के बहुत सारे देश जिसके अंदर समा जाएं, उतने बड़े देश की हम कल्पना कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से एक विकसित राष्ट्र हो। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात है स्वस्थ नागरिक, यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो हमारी 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हम लेकर आए, हमारी सरकार के कार्यकाल में आई। उसका जो गोल है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, और उसके लिए हमने आयुष्मान भारत का एक बहुत बड़ा अपना कार्यक्रम चलाया, जिसके कई स्तंभ हैं। अभी मुझसे पहले हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी ने उनका बड़े विस्तार से उल्लेख भी किया। हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गए, या हमारी जो पीएम जय की योजना है 5 लाख के स्वास्थ्य कवर की, इसके साथ पीएम अभीम, जिसके जरिए हम हेल्थ का एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, या एबीडीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, या पीएम अभीम, जिसके अंतर्गत हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चला रहे हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ केयर के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटीज को हम कैसे बढ़ाएं, और स्वास्थ्य की जो हमारी अवसंरचना है उसको हम और कैसे सुदृढ़ करें। तो ये चारों पिलर्स पर काम हो रहा है कि बेहतर से बेहतर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ केयर की सुविधाएं कैसे बढ़े, हमारा ढांचा कैसे और सुदृढ़ हो, और इसके साथ साथ जो हमारा डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो कैसे बढ़े, जिसके लिए हमने मेडिकल कॉलेजेस से लेकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनकी संख्या भी बढ़ाई, देश में पीजी और यूजी की सीट्स भी बढ़ाई। तो कुल मिला के एक पूरा ऐसा हेल्थ का इकोसिस्टम हम तैयार कर रहे हैं जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सके हर सिटीजन के पास, क्योंकि हमारी सरकार का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो सिटीजन सेंट्रिक है, प्रो पीपल गवर्नेंस मॉडल के रूप में ये मशहूर है। उसमें हमारा सिटीजन ही हमारी एक फोकस में रहता है, यानी हर देशवासी को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, क्वालिटी हेल्थ केयर कैसे मिले, इसके लिए समग्र रूप से हेल्थ मिनिस्ट्री प्रयास कर रही है। आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की, तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं आम आदमी के लिए, उनको लेकर किस तरीके से मिनिस्ट्री देख रही है कि अफोर्डेबिलिटी बरकरार रहे, क्योंकि मेडिकल और चिकित्सा एक ऐसी चीज है अनुप्रिया जी, जिसकी जरूरत कभी भी किसी को भी किसी भी स्तर तक पड़ सकती है। तो ऐसे में पॉकेट फ्रेंडली रहे, इलाज भी मिले, फौरी इलाज मिले, बेहतर इलाज मिले, और कोई बोझ भी ना पड़े। देखिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का जो विषय है, ये एक लंबे समय से इस पर स्वास्थ्य जगत में चिंता जाहिर की जाती रही है, और इस पर हमारी सरकार ने बहुत ध्यान भी केंद्रित किया, और हमने ध्यान केंद्रित किया और हमने सही दिशा में प्रयास किए। इस कारण आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स जो हैं हमारे, उसमें एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रही है निरंतर। यानी 2014-15 से अगर हम देखें तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 63% हुआ करते थे। आज अगर हम 23-24 में आकर देखते हैं तो हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घट के 47% हो गए हैं। तो यानी सरकार ने जो प्रयास किए इतने वर्ष लगातार, उसके कारण ओपी में हमें इतनी डिक्लाइन देखने को मिली। और इसके लिए अभी एक इनिशिएटिव आपने सुना, हमारे आदरणीय नड्डा जी उल्लेख कर रहे थे कि फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव, यानी हमारे सब सेंटर से लेकर पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हम इस इनिशिएटिव के तहत ये कोशिश करते हैं कि जितनी एसेंशियल मेडिसिन हैं, जितनी जरूरी दवाएं हैं, या जो एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स हैं, तमाम तरीके के हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं, मेडिकल जांच करवानी पड़ती है, तो वो जरूरी दवाएं और वो आवश्यक टेस्ट, उसका बोझ जनता की
जेब पर ना पड़े। और इसके लिए हमने इन सारे स्तर की जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उसमें एक लिस्ट बना दी है, एक सूची बना दी है कि कौन कौन सी वो जरूरी दवाएं हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कौन कौन सी वो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और जैसे जैसे सब सेंटर से पीएचसी, सीएचसी और हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तरफ, तो जो नंबर ऑफ मेडिसिन और नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसकी संख्या बढ़ती जाती है। ये एक उदाहरण है। इसी तरह अगर मैं आपसे जिक्र करूं कि जैसे हमने जन औषधि केंद्र की योजना चलाई, तो आज जन औषधि केंद्र देश में कभी 2014 से पहले, हमारी सरकार आने से पहले मात्र इसकी संख्या 80 थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र की बागडोर संभाली तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सस्ती और क्वालिटी दोनों चीजें हैं, यानी दाम में भी कम हो और गुणवत्ता भी हो। ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जो दवाएं हैं, आवश्यक दवाएं, वो हमारे नागरिकों को उपलब्ध करानी है। तो हमें जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ानी है। और आज जब मैं 2024 में आपसे बात कर रही हूं तो 80 से बढ़कर वो संख्या 13,000 हो चुकी है और हम इसको 25,000 तक लेके जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो आज जो हमारे आम नागरिक जन औषधि केंद्रों में जा रहे हैं, 2,000 के लगभग जो जरूरी दवाएं हैं वो उन्हें मार्केट रेट से 70%, 80% कम दाम पर मिल रही हैं। 300 के करीब सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं। अब जैसे आप और मैं महिलाएं हैं, सुविधा सैनिटरी नैपकिन जो हम 1 रुपए में देते हैं जी, तो ये सब जो है वो आम जनमानस की जो जेब पर बोझ है उसको कम कर रहा है। एक और टारगेट आपने रखा जीडीपी का 2.5% तक अगले साल तक ले जाने के लिए। उस लक्ष्य को हम कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि जब हम अपने जीडीपी परसेंटेज की बात करते हैं मेडिकल में, तो हम बाकी देशों का भी एक उदाहरण देखते हैं, लेकिन साथ साथ जैसे कि मैं पहले डॉक्टर से भी चर्चा कर रही थी, हम उनकी पॉपुलेशन को कंपेयर नहीं करते, लेकिन हमें अपनी पॉपुलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक चीज वी नीड टू कीप इन माइंड। तो कैसे हम वो 2.5% और फिर उसके आगे का लक्ष्य क्या रखा है? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पॉइंट आउट की, जो मैं अपनी बात की शुरुआत में ही कहती कि हम दूसरे देशों से जब तुलना करते हैं तो हमें भारत की आबादी के आंकड़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैंने अभी कहा कि 100 साल जब हम पूरे करेंगे तो अनुमानित है कि 167 करोड़ देश की आबादी हो जाएगी। अब दुनिया के तमाम देशों से हम तुलना कर ले कि कहां उनकी आबादी और कहां हमारी आबादी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता रहा है। और इन 10 वर्षों में 2 कार्यकाल हमारे 10 वर्ष के रहे, अब ये तीसरा कार्यकाल है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 3 गुना तेज गति से काम करेंगे तीसरे कार्यकाल में। इन 10 वर्षों में 2 टेन्योर्स में हमने लगातार कोशिश की कि स्वास्थ्य पर जो हमारा खर्च है वो बढ़ता रहे। अगर 2014-15 की मैं बात करूं तो जो हमारा जीडीपी के 2.5% के लक्ष्य की आप बात कर रहे हैं, तब हमारा एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर था वो 1.1% हुआ करता था। लेकिन आज जब 2023-24 में हम देखते हैं तो वो बढ़कर 1.9% हो गया है। यानी हम बहुत तेज गति से अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी हम लेकर आए और उसमें हमने कहा कि हेल्थ एक्सपेंडिचर को हमें 2.5% ऑफ जीडीपी तक लेकर जाना है, तो उसमें एक ये बात कही गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें राज्य सरकारों का भी सहयोग होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो लगातार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। कहां 2014 के पहले हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर 35,000 करोड़ हुआ करता था, उसको हम बढ़ा के आज इस बार का बजट आपने देखा 91,000 करोड़ पे हम आ गए। इसके साथ ही 15th फाइनेंस कमीशन में हमने 70,000 करोड़ से ज्यादा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हेल्थ ग्रांट्स के रूप में पैसा दिया है, ताकि जो हमारे प्राइमरी लेवल हेल्थ फैसिलिटीज हैं उसमें कोई क्रिटिकल गैप्स हो तो उनको पूरा किया जा सके। लेकिन जो मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होना है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में, तब जाके वो जीडीपी का 2.5% पहुंचेगा। उस दृष्टि से स्टेट्स को भी, राज्य सरकारों को भी अपने जीडीपी का 8% मिनिमम हेल्थ पर बजट बढ़ाना होगा। अभी उतना नहीं हो पाया है, लेकिन राज्य सरकारों को हम कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि 8% ऑफ देयर बजट को वो हेल्थ के ऊपर खर्च करें। और मुझे लगता है कि हम बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी जो हमने ये 2.5% ऑफ द जीडीपी का टारगेट रखा है इसको भी हम प्राप्त करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हो गए, लेकिन आप मेरे साथ ना हो और राजनीति की मैं बात ना करूं, ऐसा मुमकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले कुछ समय में बहुत दिलचस्प है। आरोप प्रत्यारोप, बयान, काउंटर अटैक, सब कुछ चल रहा है। और जिस बुलडोजर वाले बाबा की हम पहले बात करते थे, आजकल उस बुलडोजर पर सवार होने के लिए कोई और तैयार है, जो ये चाहते हैं कि उसका स्टेयरिंग गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाए।
अखिलेश यादव जी की मैं बात कर रही हूं। बुलडोजर राजनीति में कैसे आ गया? उसको तो आपने एक न्याय संगत प्रतीक के तौर पर, या योगी आदित्यनाथ उसको एक न्याय संगत प्रतीक के तौर पर एनक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन ये राजनीति के चक्कर में बुलडोजर क्यों फंस गया है? मुझे लगता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। तो जो इसे राजनीति में लेकर आए, ये सवाल तो असल में उन लोगों के लिए बनता है, तो ये सवाल आपको अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का एक संविधान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे सशक्त लोकतंत्र है। हमारी अपनी एक कानूनी प्रक्रिया है और कानून के प्रावधानों के अनुरूप सरकारें कार्रवाई करें, हमारी पार्टी उस कार्रवाई के साथ है। बाकी राजनीति में कैसे कौन सा विषय आया, जो लाया है उससे ये सवाल उठना चाहिए। लेकिन साथ साथ क्योंकि अपना दल है आपका और आप अलायंस में हैं बीजेपी के साथ, तो कभी कभी आपसे भी हम टेक ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच में बयानों के बीच उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए आप भी तैयार हैं और आपने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार को पूरी ताकत के साथ लड़ाएंगे। लेकिन कहीं से ऐसी भी खबर आई कि किसी सीट को लेकर शायद कोई पेच फंस रहा है। आप चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट उतरे और बीजेपी चाहती है कि अपना कैंडिडेट उतरे। आप मीडिया वाले खबर खैर बनाना आपका काम होता है, आपका दायित्व होता है, तो आप कुछ ना कुछ खबर बनाते रहते हैं, हम भी उसका आनंद लेते रहते हैं। हम अपने अलायंस के अंदर बीजेपी, अपना दल और हमारे साथ आरएलडी है, राजभर पार्टी है, निषाद जी की पार्टी है, तो हम लोग सब 5 उंगलियों की तरह एकजुट हैं और हमारा सिर्फ इतना ही पक्ष है कि जो 10 सीटें हमारी उपचुनाव की हैं उस पर जो भी प्रत्याशी होगा, मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं, हम 5 सहयोगी हैं, सिंबल चाहे जिसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो एनडीए का प्रत्याशी होगा। और हम जितने भी घटक हैं एनडीए के अंतर्गत, हम सबकी यही कोशिश होगी कि जो भी प्रत्याशी है, जिस भी सिंबल के साथ एनडीए का प्रत्याशी है, उसको जिताना है और बाकी की जो डायनामिक्स है वो सारी पार्टियां स्वयं बैठ के तय कर लेंगी। अभी तक एक सवाल बरकरार है, समय बीत चुका है लेकिन फिर भी ये चर्चा चलती है और विपक्ष भी इस सवाल को हाथों हाथ रखता है कि बीजेपी या अलायंस का जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था वैसा नहीं रहा, जिसने एनडीए को एक बड़ा डेंट दिया इन द नंबर ऑफ सीट्स जिसकी वो उम्मीद करता था, और वो बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आया। इस चर्चा के बीच क्या वजह समझ में आई कि दरअसल हुआ क्या? क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में हमारी सीट्स बहुत बढ़िया आएंगी, पूरा अलायंस आपका एनडीए यही कह रहा था। हुआ क्या? देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो कई बार मीडिया में दिया जा चुका है, अब आप लोग भी स्पष्ट हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपकी उम्मीदों के अनुरूप ही सब कुछ हो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। हमारी सरकार ने 10 वर्ष में बहुत अच्छा काम किया और गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को लेकर आज चुनाव के बाद भी आप आम गरीब जनता के बीच में जाएंगे तो वो संतुष्ट दिखेगी। लेकिन कुछ अप्रत्याशित स्थितियां, परिस्थितियां विकसित हुई, कुछ अफवाह, कुछ भ्रम, संविधान और आरक्षण को लेकर कुछ ऐसी भ्रांतियां पैदा हुई जिन्होंने चुनावी माहौल में जोर पकड़ लिया और कहीं ना कहीं उससे हमें सीटों की संख्या में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है केंद्र की राजनीति की दृष्टि से, और उत्तर प्रदेश में जितना काम हमने किया, क्योंकि अगर आबादी बड़ी है, बेनिफिशियरी ज्यादा है, तो योजनाओं का लाभ भी अधिक पहुंचा है। तो उस दृष्टि से ये जरूर है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, उसमें थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन कुल मिला के कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो तीसरी बार जो हमने सरकार बनाने का एक संकल्प था हमारा, जनता ने तीसरी बार आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार हमने सरकार बनाई। हमारे विपक्ष के साथियों को भ्रम और अफवाह का थोड़ा सा फायदा मिल सकता है, लेकिन मैं समझती हूं कि ये फौरी फायदा है, ये कुछ समय के लिए अस्थायी है, इसकी बहुत लंबी आयु नहीं है। क्योंकि जब आपके कार्यों में, आपकी नीतियों में, आपके दृष्टिकोण में स्थायित्व होता है, तभी ये छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, लेकिन तभी आपको लेकर जनता के मन में भी एक स्थिरता का भाव रहता है। और इसी कारण मैं कह रही हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में आप देखिएगा कि धीरे धीरे फिर जो जनता के मन में एक कहीं कोई विश्वास डगमगाने वाली जो स्थिति आई थी, वो फिर से धीरे धीरे बिल्डअप होगा। हमारी सरकार के कार्य जब 3 गुना तेज गति से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, काम के लिए योगी सरकार और आपका अलायंस जाना जाता है, लेकिन ये जो आप थोड़ा सा फायदा कह रही हैं विपक्ष को मिला, अखिलेश यादव को मिला,
इस थोड़े से फायदे ने अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस में चार चांद लगा दिए हैं और इसीलिए वो 2027 की बात भी करते हैं कि हम आपको कुर्सी से उतार देंगे और हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस सिर्फ अखिलेश यादव में नहीं बल्कि पूरे इंडिया अलायंस में नजर आता है, चाहे उनके साथ राहुल गांधी खड़े हों या फिर बाकी अलायंस के लोग। देखिए, आत्मविश्वास उनको आ गया है तो ये तो मानव स्वभाव है। हमें जब एक अप्रत्याशित सफलता मिलती है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप चुनाव के पहले इस अलायंस की स्थिति परिस्थिति को फिर से आप एक बार स्मरण करें तो अलायंस में काफी बिखराव था, आपस में कई मतभेद थे, कोई इनका एक नेता नहीं था, एक फेस नहीं था और लगातार कई चुनाव राज्यों से लेकर देश के स्तर पर उसमें पराजित हो रहे थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी एक अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ती है। सफलता नहीं मिलती है तो आपका अपना आत्मविश्वास कमजोर होता है, फिर कुछ सफलता मिल जाती है तो बढ़ जाता है। तो मैं समझती हूँ ये मानव स्वभाव है और इस पर कोई बहुत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं चुनावी परिदृश्य में या लोकतंत्र के परिदृश्य में बात करूं और अपने राज्य के परिदृश्य में बात करूं तो मैं यही कहूंगी कि देश में तीसरी बार हमारी सरकार जिस गति से, जिस स्केल स्पीड के साथ काम करेगी तो एक बार फिर देश को आगे ले जाने का जो संकल्प है हम उसको आगे बढ़ाएंगे भी। और हमारे विपक्षी पार्टियां, ठीक है, उनके लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी, वो इसे एंजॉय करें, लेकिन धीरे धीरे करके उनको भी समझ में आएगा कि उनकी जमीन काफी कमजोर है। जमीन कमजोर है, लेकिन जो आपने कहा कि चुनावी माहौल के बीच में कुछ मुद्दे थे जो कि जनता के बीच में घर कर गए, एज अ रिजल्ट आंकड़े हम सबके सामने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने उन मुद्दों को छोड़ दिया हो। लोकसभा का सत्र चल रहा था, राहुल गांधी फिर संविधान की बात करते हैं, फिर एक बार आरक्षण का मुद्दा सड़कों पर अलग अलग जगह नजर आता है, शिक्षक विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश से देखने को मिली। तो लोगों के जहन में ये मुद्दे या मिसकंसेप्शन विपक्ष स्टैब्लिश करने में तो कम से कम कामयाब रहा। क्या वो अभी भी है या वॉश आउट हो रहा है? लगता है कि विपक्ष अपने आप को जनता की नजरों में स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर किसी भ्रम को, अफवाह को फैलाकर उन्हें कुछ चुनावी बढ़त मिली है तो निश्चित रूप से उनको लग रहा है कि ये फॉर्मूला काम कर गया तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, तो कभी ना कभी तो आपकी असलियत सामने आएगी ही और वो समय के साथ ही आती है। तो थोड़ा समय आप धैर्य से काम लीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन फिर भी समय के साथ वो भी निरंतर, जैसा कि आपने कहा कि वो क्यों नहीं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो डेफिनेटली आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा लगा आपके एक बयान से, और मैं गलत हूं तो आप मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको राहुल गांधी ज्यादा पसंद है या प्रियंका गांधी ज्यादा पसंद है तो आप किसे चूज करेंगे? मुझे लगता है कि मेरे लिए सवाल के कोई मायने नहीं है। फिलहाल मैं एनडीए गठबंधन में हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे गठबंधन के नेता हैं। बाकी चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता हैं और देश के लिए सबको काम करने का अधिकार है, उनको भी काम करने का अधिकार है। उनके पास भी एक अवसर है, वो जनता के बीच में जाएं, उनके लिए काम करें, उनके लिए आवाज उठाएं और उनके बारे में जो भी राय बनानी है वो आम जनता और देश का आम नागरिक और आम मतदाता बनाएगा। मैं तो अपने गठबंधन की सरकार में मंत्री के रूप में जनता के लिए जो मेरे दायित्व है उसको पूरा करने के लिए काम करूंगी। उसको लेकर आप अलायंस के बीच में मुखर भी रही हैं, आपकी एक चिट्ठी का जिक्र बार बार होता है, जो मुद्दा आपने उठाया और सरकार ने उसको, बीजेपी ने उसको केटर भी किया। लेकिन इसके साथ साथ एक और मुद्दा जिसको लेकर आजकल बात हो रही है, जिसमें आरएसएस की भी एंट्री हुई, और वो है जातीय जनगणना का मुद्दा। बीजेपी ने शायद ये कभी नहीं कहा, अनुप्रिया जी, कि हम कास्ट सेंसस के हम विरोधी हैं, हम जातीय जनगणना नहीं चाहते। लेकिन फिर क्यों बार बार विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी का स्टैंड इस पर क्लियर नहीं है? आरएसएस ये कहता है कि जरूरी है, लेकिन ये पॉलिटिकली मुद्दा नहीं होना चाहिए। देखिए, विपक्ष क्या कहता है इसका उत्तर विपक्ष देगा, बीजेपी का क्या स्टैंड है इसका उत्तर बीजेपी देगी। मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रख सकती हूँ और मैंने आज नहीं हमेशा से ये कहा है कि अपना दल एनडीए का एक घटक है और एक घटक के रूप में हमारी अपनी अलग राजनीतिक पार्टी है, हमारा हर विषय पर अपना पक्ष है और मेरी पार्टी का पक्ष जातीय जनगणना को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि देश में 1931 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुई। देश में ओबीसी समाज की एक बहुत बड़ी आबादी है। आज हमें जरूरत है कि जब हम नेक्स्ट सेंसस एक्सरसाइज करें
तो देश में जो अलग अलग जातियां हैं उनकी हम गिनती करें और उनके प्रामाणिक आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए, देश के समक्ष होने चाहिए, और सरकार की नीतियां इन प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर जो सबसे वंचित या विकास की दौड़ में पीछे रह गया है उसके प्रतिनिधित्व, उसकी भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में केंद्रित होने चाहिए। एक अंतिम सवाल बस आपसे और लूंगी अनुप्रिया जी, आप अपने आप को हमेशा से एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन कहती रही हैं। अब जब आप 3 बार की पार्लियामेंट्रियन हैं, 2 बार आप जिम्मेदारी एमओएस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की संभाल रही हैं, ऐसे में जो सफर आपने तय किया, जिस तरीके से अपना दल सोनेलाल को आपने आगे बढ़ाया, उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया, अपनी एक अलग पहचान बनाई और अलायंस में अपनी भूमिका को हमेशा सशक्त और मुखर रखा, तो वो जो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन था वो आज अपने आप को कैसे देखता है? देखिए, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन वाली बात गलत तो है ही नहीं, क्योंकि मेरी कोई प्लान्ड एंट्री तो थी नहीं, मैं तो परिस्थितिवश आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज वो सवाल बहुत पीछे छूट गया है, क्योंकि अब मुझे भी बहुत लंबा समय हो गया है। 2010 में मैं राजनीति में आई, 2012 में पहली बार एमएलए बनी मेरी पार्टी से, और उसके बाद अब मेरा तीसरा एमपी टेन्योर है और 3 बार प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास करके मंत्री भी बनाया। लेकिन मेरी पार्टी की भी साथ में एक जर्नी रही है मेरे साथ साथ। तो मेरी पार्टी की जर्नी सिर्फ मुझ तक नहीं है, मेरी पार्टी आज तीसरे सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। तो ये यात्रा भी हमने तय की, और भले ही जब हम आए, हमने शुरुआत की, तब एक नयापन था, क्योंकि ये समझ नहीं थी कि एग्जैक्टली भूमिका क्या होनी है। लेकिन किसी को जान बचानी है, पानी में फेंक दोगे तो स्विम करना सीख जाएगा। तो उसी तरह मुझे लगता है कि इन 14-15 सालों में जो अलग अलग अनुभव प्राप्त हुए, उससे मैंने भी बहुत कुछ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सीख लिया। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरी पार्टी आज उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सरकार में भागीदार है, और मेरी पार्टी की अपनी एक पहचान है, अपने मुद्दों के साथ, अपने विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं करने वाली पार्टी के रूप में अपना दल की पहचान है। और आप इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहिए, अपने लिए रास्ता बनाते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं भारत 24 की तरफ से अनुप्रिया जी आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एक बार जोरदार तालियां अनुप्रिया पटेल के लिए। थैंक यू सो मच मैम।